गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है जर्मन वॉच, आपका जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला है, जिसमें इंडिया ने 2 स्पॉट्स की जंप लगाई है और इंडिया 8th रैंक पर आया है 63 कंट्रीज़ में। तो एज़ कम्पेयर टू चाइना और यूएस, इंडिया का रैंक बहुत अच्छा आया है। तो ये बेसिकली CCPI एक स्कोरिंग सिस्टम है जो कि 2005 से पब्लिश किया जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से पहले जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है और उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो इस बार की जो है हाइलाइट्स ये हैं कि कंट्रीज़ जो हैं क्लाइमेट एक्शन, जो आपके जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है, उन्होंने कहा है कि कैसे जो है कंट्रीज़ इंप्रूव कर रही हैं अपनी एमिशंस को हाव करने में। उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया है और ये देखा है कि कोई भी कंट्री जो है इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है कि उनको फर्स्ट 3 कैटेगरी में डाला जाए। इसीलिए जो रैंकिंग्स हैं वो 4th रैंक से शुरू हो रही हैं, जो कि ऑफ कोर्स डेनमार्क ने टॉप किया है। उसके बाद स्वीडन और चिले जो हैं वो डेनमार्क के बाद आए हैं। चाइना जो है वो 13 स्पॉट्स ड्रॉप हुआ है और उसका इस बार का रैंक 51st आया है। यूएस 3 प्लेसेस ऊपर चढ़ा है और उसका रैंक 52 आया है। ठीक है। सो ईरान, सऊदी और कजाकिस्तान का रैंक बहुत ही पुअर रहा है। इंडिया का रैंक ऑफ कोर्स 8th रैंक आया है, तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है। क्यों ऐसा रैंक आया है? क्योंकि इंडिया जो है अपने ट्रैक पर है 2030 के एमिशन टारगेट्स को अचीव करने में। 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम जो है वो जो अचीव करना चाहते हैं उसमें हमारे जो टारगेट्स हैं वो कंपैटिबल हैं उससे। और इंडिया ने अपनी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी जो है अपडेट किया है, नेट ज़ीरो का टारगेट भी दिया है 2070 तक का। तो उसके लिए जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग बहुत इंप्रूव हुई है। तो चैलेंजेस क्या हैं? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, हमें इंप्रूव करने की अभी भी फर्दर ज़रूरत है। तो इंडिया जो है वो उन 9 कंट्रीज़ में से है जो अभी भी कोल प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो 90% ग्लोबल कोल प्रोडक्शन में जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हम अपना 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे। ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी जो पाथवे है इंडिया का, वो अपने 2030 के टारगेट को हो सकता है कि अचीव ना कर पाए। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हमारे लिए वे अहेड दिए है उन्होंने कि आप डिसेंट्रलाइज करो रिन्यूएबल एनर्जी को और रूफटॉप फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी, जो आपके सोलर कैपेसिटी होती है रूफटॉप, उसको बढ़ाने की कोशिश करो और कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म लेके आओ एक सब नेशनल लेवल पर, ताकि लोग जो हैं कार्बन एमिशंस अपनी तरफ से कम करें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पॉक्सो, सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक थिंक टैंक है, उन्होंने जो है एग्जामिन किया है कि पॉक्सो एक्ट की जो है कितना एक्विटल है और कितना कन्विक्शन है। तो इस रिसर्च में देखा गया कि 43.44 केसेस जो हैं वो एक्विटल में जाकर रिजल्ट होते हैं और 14.03% जो है वो कन्विक्शन होती है। ठीक है। तो मतलब बहुत ही जो है पुअर परफॉर्मेंस है पॉक्सो एक्ट की अगर हम देखें तो पहले तो हम देख लेते हैं पॉक्सो एक्ट है क्या। नवंबर 2012 में इसको लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, ताकि जो सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट या पोर्नोग्राफी रिलेटेड जो है ऑफेंसेस हैं उससे चिल्ड्रन को बचाया जा सके। तो ऑफ कोर्स इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंडियन पीनल कोड जो था वो इनएडिक्वेट था सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट बॉयज़ खासकर, और एक चाइल्ड के अगेंस्ट अगर ऐसा कुछ हो तो उसको डील करने के लिए आईपीसी जो है वो इनएडिक्वेट था। क्यों? क्योंकि आईपीसी में जो लॉज हैं वो जेंडर न्यूट्रल नहीं थे। पॉक्सो एक्ट एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है और इसमें आईपीसी में जो प्रोविजंस थे वो बहुत रिजिड थे और वो चाइल्ड फ्रेंडली भी नहीं थे। ऊपर से इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को भी साइन किया हुआ है। इसी के लिए जो है इंडिया को ये लॉ लाना पड़ा। अब इसके फीचर्स ये हैं कि ये हर तरह के ऑफेंसेस को बताता है जो भी चिल्ड्रन के अगेंस्ट किए जा सकते हैं, और अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स को जो है पर्सन को वो चाइल्ड जो है वो डिक्लेयर करता है। कंपनसेशन भी मिलती है विक्टिम को अगर अगर कुछ ऐसा क्राइम होता है तो। और सिर्फ पॉक्सो कोर्ट ही जो है वो पॉक्सो रिलेटेड क्राइम्स को डील कर सकता है। वैसे आपको पता है कि आईपीसी में हमारा क्या कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इस पॉक्सो एक्ट में अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज आता है तो वो अक्यूज को जो है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं माना जाता, उसको तब तक उसको अपनी इनोसेंस खुद साबित करनी पड़ती है। अब चाइल्ड जो है अगर उसको घर पे ही अब्यूज़ किया जाता है तो उसको चाइल्ड वेलफेयर कमीशन में जो है रेलोकेट कर दिया जाता है केयर और प्रोटेक्शन के लिए।
अब इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि लगभग 96% ऑफ पॉक्सो केसेस जो हैं उसमें बच्चों को जो बच्चे जो विक्टिम हैं उनको जो है जो है उनके ऊपर ये दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं वो उनके नोन होते हैं, ठीक है। अब एक्विटल्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वो आंध्र प्रदेश में है, 5 टाइम्स वो आपके वेस्ट बंगाल में है। केरला में लगभग ये एक्विटल और कन्विक्शन का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा नंबर है पॉक्सो ट्रायल्स के, और यूपी में सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, ठीक है। अब ये पेंडिंग क्यों है और ये क्यों इतना ज़्यादा जो है डिले होता है, क्योंकि पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो होती है इन केसेस में, और इसीलिए जो है आपका ये इन केसेस की जो है कन्विक्शन जो है वो बहुत डिले हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोरियल फॉरेस्ट्स, इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाइल्ड फायर्स जो हैं वो सब आर्कटिक बोरियल फॉरेस्ट को जो है एक थ्रेट पोज कर रही हैं। तो बोरियल फॉरेस्ट क्या होते हैं? आपके वर्ल्ड के लार्जेस्ट लैंड बायोम हैं ये, और ये आपके 8 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, कनाडा, चाइना, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स में। और बोरियल फॉरेस्ट बेसिकली वो फॉरेस्ट हैं जो हाई लैटिट्यूड इन्वायरमेंट में होते हैं, जहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो 6 से 8 महीने तक रहता है, और यहाँ पर जो ट्री है उनकी हाइट मिनिमम 5 मीटर तक होती है और कम से कम 10% का कैनोपी कवर रहता है। तो मोस्टली यहाँ पर कॉनिफरस ट्री स्पीशीज होती हैं, जैसे पाइन, स्प्रूस या फर वाले ट्री होते हैं। और सरकम बोरियल बेल्ट ऑफ फॉरेस्ट जो है वो लगभग 30% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है। और बोरियल जो फॉरेस्ट है वो इतने ज़्यादा हैं कि वो अमेजोन के बाद सबसे सेकेंड नंबर पर आते हैं, और ये लगभग 2 गुना ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से जो है कार्बन को सीक्वेस्टर कर लेते हैं। तो इनको थ्रेट्स क्या हैं? ऑफ कोर्स फॉरेस्ट फायर का थ्रेट है, परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रही है, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो रही है यहाँ पे क्योंकि वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब ड्रंकन ट्रीज का कंसेप्ट भी है। ड्रंकन ट्रीज कौन से होते हैं? जो परमाफ्रॉस्ट के ऊपर जो है वो ट्रीज हैं, लेकिन मेल्टिंग हो रही है परमाफ्रॉस्ट की, तो इसलिए वो टिल्ट होने लगे हैं। सॉइल जिस दिन कंप्लीटली इरोड अवे हो जाएगी तो ट्रीज जो है वो टम्बल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सिंक होने लगे हैं बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ परमाफ्रॉस्ट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राइनो हॉर्न्स, इन्वायरमेंट के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई है जिसमें जो है ये देखा गया कि 2017 से जो है राइनो हॉर्न्स जो हैं सीजर बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी जो है इनकी पोचिंग में जो है रिडक्शन नहीं आ रही है, ठीक है। आई एम सॉरी, पोचिंग में इनकी रिडक्शन आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है राइनो हॉर्न्स का जो है वो स्मगलिंग की जाती है, और उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है आपके 2017 से, ठीक है। तो लगभग 674 राइनो हॉर्न सीजर इंसिडेंट्स को जो है वो एनालिसिस किया गया है, और इसमें देखा गया कि 6 कंट्रीज और टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर ये राइनो हॉर्न ट्रैफिकिंग की जाती है। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मलेशिया, हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वियतनाम और चाइना। वियतनाम जो है और चाइनीज़ क्रिमिनल नेटवर्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डीलिंग करते हैं और सप्लाई चेन को जो है वो दुरुस्त रखते हैं राइनो के हॉर्न्स की, ठीक है। अब ग्रेटर वन हॉर्न राइनो स्पीसीज जो है, जिसको हम इंडियन राइनो भी कहते हैं, वो लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज है। सिंगल बैक हॉर्न होता है इनका, ग्रे ब्राउन हाइड होता है इनका विद स्किन फोल्ड्स, और ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और असम में पाए जाते हैं। इनकी जो है IUCN रेड लिस्ट आपका वल्नरेबल स्टेटस है, ठीक है। तो हमने एक अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, वाइट राइनो नॉर्दर्न एंड साउदर्न अफ्रीका में है, ब्लैक राइनो ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में है, जावन राइनो जो है उसका सुंडा वाले एरिया में है, सुंडा राइनो है, ठीक है। फिर सुमात्रन राइनो ऑफ कोर्स ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये आपके इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नार्को टेस्ट। आपके गवर्नेंस से रिलेटेड ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली कोर्ट ने श्रद्धा वालकर केस में जो अक्यूज्ड हैं उनके ऊपर नार्को टेस्ट परफॉर्म करने का जो है वो आदेश दिया है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट दोनों ही देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में तो क्या होता है कि हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स चेंज हो जाएगी, रेस्पिरेशन चेंज हो जाएगी, उसके स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी बदल जाएगी, ब्लड फ्लो चेंज हो जाएगा। उसी के बेसिस पर जो है हम पॉलीग्राफ टेस्ट में देखते हैं कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं, उसी के बेसिस पर ये जो है डिसाइड किया जाता है कि पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जबकि नार्को एनालिसिस, जो नार्को टेस्ट है, उसमें क्या किया जाता है, एक ड्रग होता है सोडियम पेंटोथैल नाम का, ठीक है, जिसको ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। इसको जो है यूज़ करके पर्सन को सेडेट कर दिया जाता है। जब पर्सन सेडेट हो जाता है तो उसकी इमेजिनेशन की पावर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, मतलब वो झूठ बोलने के लिए उसको मनगढ़ंत जो है कहानी बनानी पड़ेगी इमेजिनेशन करके, लेकिन वो पावर उसकी खत्म हो जाती है। तो उसके बेसिस पर जो भी उससे सवाल पूछे जाते हैं तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसको सच ही बताना पड़ता है।
तो क्या ये नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट एडमिसिबल हैं कोर्ट में? ऑफ कोर्स इसके ऊपर कुछ केसेस हैं, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड एएनआर। अब इस केस में इसमें कहा गया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, कि कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो बिना कंसेंट ऑफ द अक्यूज नहीं किया जा सकता, और जिस पर्सन के ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है उसके पास एक्सेस टू लॉयर होना चाहिए, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि क्या उसके फिजिकल, इमोशनल या लीगल इंप्लीकेशंस होंगे अगर उसके ऊपर ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और अगर कर भी रहे हो टेस्ट तो आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इस टेस्ट में से जो रिजल्ट आएंगे, सच या झूठ जो भी आएगा, उसको एज अ कन्फेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ एडमिसेबल नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप उसके उसके बेसिस पर, जब पुलिस पूछती है अक्यूज से कुछ भी, जो उसके बेसिस पर उसको जानकारी मिलती है, उसके उसी जानकारी से ही आगे उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई मटेरियल एविडेंस मिल जाता है, तो वो मटेरियल एविडेंस जो है वो पुलिस कोर्ट में यूज़ कर सकती है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, वो एजॉल जो आपकी मिजोरम की कैपिटल है वहाँ पर शुरू हो चुका है। तो मिजोरम जो है पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। जनरली जो है इस पुराने एडिशंस जो हैं इसके गुवाहाटी, तवांग, शिलोंग, गैंगटॉक, अगरतला, इम्फाल और कोहिमा में ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। अब ये एक एनुअल इवेंट है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में टूरिज्म पोटेंशियल को दिखाने के लिए जो है कंडक्ट की जाती है। इसमें टूरिज्म बिजनेस फ्रेटर्निटी और एंटरप्रेन्योर्स जो है आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ऑन द रोटेशन बेसिस जो हम आपकी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो इसको कंडक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो 4th एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव को रिसेंटली कंडक्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, और ये बेसिकली आपके केमिकल्स की एंटायर लाइफ साइकिल में को सस्टेनेबली प्रमोट करने का जो है ये इनिशिएटिव है। इसमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशंस और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मिलकर इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। ऑफकोर्स आपको पता है यूएनईपी जो है 1972 में बनाया गया था एनवायरनमेंट का एजेंडा को फैलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और जो इंडियन केमिकल काउंसिल है बेसिकली एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री बॉडी है, और 1938 में इसको बनाया गया था। जितने भी केमिकल इंडस्ट्री है जो है, चाहे वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल हो, प्लास्टिक या पेट्रोकेमिकल हो, सारे इसमें रिप्रेजेंटेड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है इनको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देने का भी जो है वो पावर दी हुई है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is climate change performance index. This topic is important for our environment section. So because of low emissions and rising use of renewable energy, India has climbed 2 spots and it has reached 8th place out of 63 countries in the recently released climate change performance index. Okay, so basically it's a scoring system which is designed by German Watch, which is a not-for-profit organization, and it is published since 2005, and it is an updated version of and its updated version is also presented at the UN Climate Change Conference, recently at the Sharm el Sheikh conference. This report was submitted so as to know how the countries or how the states are performing with respect to climate policy. So highlights of this 2022 report says that the first 3 spots have been kept empty because no country has done well enough that it should be qualified to attain the first 3 spots. So that's why Denmark has been ranked as the 4th country, of course, and Sweden and Chile are following following Denmark in this index. China has been dropped by 13 spots and it has reached the 51st spot this year. US has climbed 3 places to reach the 52nd place, whereas India has shown impeccable performance and it has reached the 8th rank this year, as compared to 10th rank last year. And India's high rating is can be attributed to the fact that India's climate policy and renewable energy sections or renewable energy transition is commendable. India is also on track to meet its 2030 emissions target. India has updated its nationally determined contributions and it has also announced a net zero target for 2070. But there are still challenges. Like what? Of course, India is one of the 9 countries which is responsible for 90% of the global coal production. Also, the renewable energy pathway that India has announced, it is not looking very optimistic
if we look at the 2030 target. So that's why it has suggested that India should decentralize renewable energy, and it should also announce a carbon pricing mechanism whereby we should start punishing those who are using carbon emission, who are emitting carbon. Okay, at least at the subnational level. So the next topic is POXO. This topic is important for your social issues. So a think tank has examined the cases in e-courts with respect to POXO Act, and they have found that 43.44% of trials of POXO Act result in acquittals, and only 14.03% result in convictions. So this POXO Act was uh, introduced in India in 2012 by the Ministry of Women and Child Development, and it relates to the offences with respect to children. It protects a child from sexual assault, sexual harassment, and even pornography. And why this act was separately introduced, why the rape laws were not enough, because the Indian penal code was inadequate, because it was not catering to the need of boys, and it could not differentiate between a boy between a child and adults. So basically this act was deliberately passed because it is now a gender neutral law, and it considers any child, whether boy or a girl, as a child. Okay, so also the IPC that we currently resort to was not child friendly, it was very rigid. And India also is a signatory to United Nations Convention on Rights of Children. That's why it was important that we pass this law. So it defines various types of offenses, and it defines any person under the age of 18 as a child. It also has a feature to give compensation to the victim, and only the POXO courts have the jurisdiction to deal with the matters related to this particular act. If a child goes through abuse at home, then that child will get relocated by the Child Welfare Commission for care and protection. And generally, when you look at the law or criminal law, it assumes that a person is innocent until proven guilty. But in this particular act, this principles does not apply. Okay, so the accused, any accused, if a child has named him or her, then that accused will have to prove its innocence, and he or she will be considered as guilty until, of course, proven otherwise. So this report has said that almost 96% of the POXO cases were those cases in which the person was known to the victim. Acquittals were 7 times more in Andhra Pradesh and 5 times more in West Bengal. In Kerala, the difference between acquittal and conviction was not as large as other states. And Delhi has the highest number of POXO trials, whereas the highest number of pending cases with respect to POXO is in Uttar Pradesh. Why this delay in conviction, and why this delay or in pending cases? Because the police role or police pace of investigation is very slow, and even because forensic science laboratories are also involved with it, that's why there is delay, and which leads to delay in conviction also. Okay, so the next topic is boreal forests. This topic is also important for your environment section. So wildfires have posed the threat to subarctic boreal forest. This has been suggested by a report recently. So what are boreal forests? So boreal forests are the world's largest land biome, and they span in around 88 countries: Canada, China, Finland, Japan, Norway, Russia, Sweden, and USA. And boreal forests are basically those forests which grow in high latitude environments where freezing temperatures occur for at least 6 to 8 months, and where the trees have a minimum height of 5 meters, and they have a canopy cover of at least 10%. So basically, the coniferous tree species like pine, spruce, and fir, they occupy these boreal forests, and these boreal forests represent about 30% of the global forest area. They are second only to the Amazon, and they sequester twice as much carbon as all tropical forests combined. So, what are the threats to boreal forest? Of course, forest fires, permafrost melting, insect infestations because of course, warming temperatures. So there is also a concept called drunken trees. So basically, these trees which are otherwise found on permafrost, because the permafrost is melting, these trees have started to tilt, and once the soil will completely erode away, these trees will tumble, and the degradation of permafrost is leading to this phenomena called drunken trees.
So this topic is important. The next topic is rhino horns, and this topic is important for our environment section. So the seizure of rhino horns by rate has increased even after the fact that there has been reduction in poaching after 2017, and this analysis has said that almost 6 countries and territories have dominated the rhino horn trafficking routes: South Africa, Mozambique, Malaysia, Hong Kong Special Administrative Region, Vietnam, and China. And Vietnam and Chinese criminal networks are driving the racket throughout the supply chain. So while we are looking at it, we should also see great one horned rhinoceros, which is of course called the Indian rhino also. So it is identified by a single black horn and a gray brown hide with skin folds, and it is commonly found in Nepal, Bhutan, Pakistan, and Assam, and it is considered as vulnerable in IUCN red list status. So this is just one of the 5 species of rhino. The other 4 species are mentioned here: white, black, Javan, and Sumatran rhino. So the next topic is narco test. This topic is important for your governance and social issues both. So a Delhi court has recently ordered that a narco test for Aftab Amin Poonawala in the Shraddha Walker killing case must be performed. So what is a narco test? Before that, we have to see what is a polygraph test also. So you know that when the accused is not revealing information to the police, then the police can go to the court and secure an order for a polygraph or a narco test. In polygraph test, there is an assumption that whenever you lie, your blood pressure may increase or decrease. Your pulse rate also suffers. Respiration, sweat gland activity, or even blood flow changes. So based upon that, a numerical value is assigned to every response or every answer that you give to the police. Using the of course certain sophisticated equipment, and based upon that numerical value, it is decided if you are lying or if you are being true. Okay, whereas in a narco analysis test, there is an injection called sodium pentothal, which is also called the truth serum, which reduces your ability to imagine. Okay, so when you cannot imagine, then of course, whenever any question would be asked to you, your mind would not be able to imagine anything or imagine a false answer. So of course, with in a sedated state, you will have no option but to speak the truth. Okay, so basically, it's a softer alternative to third degree, but is there any legality of such tests? In Selvi and others versus State of Karnataka case, the Supreme Court said that the lie detector test should not be administered without the consent of the accused, and the person who is volunteering to get this polygraph or narco test done here. He or she should be informed about the physical, emotional, and legal implications of this test. Also, if even if this test is being administered, then the National Human Rights Commission guidelines must be strictly followed, and the results of these tests in itself cannot be considered as confessions in the court of law, but any material evidence found based upon these narco test or polygraph test can be admitted as an evidence. Okay, so the next topic is International Tourism Mart. This topic is important for your economy section. So 10th International Tourism Mart for the Northeast region has begun in Aizawl, that is in the capital of Mizoram. And Mizoram is hosting this for the first time. It has these earlier editions of these annual event have been held in Guwahati, Tawang, Shillong, Gangtok, Agartala, Imphal, and Kohima. So basically, it's an annual event which is organized in the northeastern region, highlighting the tourism potential of this particular region. And it brings together tourism business fraternity and entrepreneurs from 8 northeastern states. So it also facilitates interaction between buyers, sellers, media, government agencies, and other stakeholders. And these northeastern states host this international tourism mart on a rotation basis. So the next topic is Indian Chemicals Council Sustainability Conclave. This topic is important for your economy section. So fourth edition of Indian Chemicals Council Sustainability Conclave has been held recently, and it aims to promote sustainability in the management of entire life cycle of chemicals. So basically, it's an initiative of UNEP, International Council of Chemical Associations, Ministry of Chemicals and Fertilizers, and even Ministry of Environment. So you know that UNEP was established in 1972, and it is the global authority which sets up the environment agenda and promotes it in collaboration with states, of course. Whereas the Indian Chemicals Council is an industry body representing all branches of the chemical industry in India, and it was established in 1938. Even the Ministry of Commerce has authorized these all ICC offices to issue certificate of origin for the exporters.
Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.